अस्सलाम वालेकुम जेसन। कैसर साहब, सीमी, थैंक यू। मैं आप प्रोग्राम में नहीं पहुंच सका था, लेकिन सभिनी साथियुनि खे भाउरनि खे अस्सलाम वालेकुम जेसन। जब कैसर साहब बोल रहे थे और वो बोल चुके थे शाहब साहब, तो मैंने कहा कि ये मौजू जो हैं अकाउंटेबिलिटी पे ज़बरदस्त बोला, और जिस दिन ये पास होगा, मेरा ख्याल है ये जो बिल आएगा हुकूमत ने पास किया है, फिर टेबल हो रहा है मंडे को नेशनल असेंबली में, फिर 2-3 दिन की कहानी है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी दोस्त हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कि अदालत का जनाजा ना निकालें तभी भी तबाहकुन दिन है जिस दिन हमारी ये चीज़ ख़त्म हो रही। तो उस पर ऐसा शाहब ने बोला, और आपके बाद मैं फाइनेंसिस पे बोलूं। मेरा दिल चाह रहा था कि शायरी करूं और क्या करूं, क्योंकि मौजू तो हो गए हैं। और आपने जब बोला कि खुददारी बेची, तो उसी वक्त मशहूर शेर है, सबको मालूम होगा। तो खुददारी किस पे बेची है? ज़र लेके खुददारी बेची, क्या खूब ये सस्ता सौदा है, ये हिर्सो हवस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। तो ये क्या रियासत है? अभी इधर ही से शुरू करें, क्योंकि ये मौजू ऐसे हैं जिन पे बात हो चुकी है। हमारे मीरानी साहब ने बात की, यकीनी तौर पे पाकिस्तान ये बुनियादें बहस होनी है कि जिस कॉन्सेप्ट पे मुस्लिम लीग की या पूरी तहरीक चली, वो आइडियोलॉजी चलनी है, या अंकल विंस्टन चर्चिल की चलनी है, या फिर ताज़ा अंकल ट्रंप की चलनी है। ये है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ छोटी छोटी चीज़ों में। लेकिन क्योंकि ये ऐसी रियासत एक आइडियोलॉजी के बुनियाद पे आई या सहूलतकारी पे आई, या तारीख़ की उस वक्त के ताकतवरों की डिमांड थी, जिस पे भी आई, लेकिन जब भी हम बात करेंगे तो हमें अपने बुनियादें सीधी करनी होंगी। अगर बुनियाद पे नहीं सीधी करेंगे तो मुख्तलिफ नज़रियात में, मुख्तलिफ उसूलों में, मुख्तलिफ जगहों पे हम धक्के खाते रहेंगे और अपनी आइंदा जनरेशन को कोई डायरेक्शन नहीं देख सकेंगे। क्योंकि इस पे हमारी ये यकीनी है, जो बुनियादी हमने इस पे मुज़ाकरा किया था, मीरानी साहब भी शायद उसमें थे, हमारे इश्यूज़ क्या हैं। यकीनन आप सही कह रहे हैं कि सिंध के गिर्द दुनिया नहीं घूमती, ना ही सिंध के गिर्द पाकिस्तान घूमता है, और हमने ये काफ़ी चीज़ों में देखा है। और मैं अभी चलता रहता हूँ सारे सूबों में, तो अंदाज़ा है मुझे कि किस तरह है। लेकिन हम इसको फेडरेशन, क्योंकि या तो वफाक का लफ्ज़ ख़त्म कर दें तो बस बात ख़त्म तो हो जाए ना। अगर वफाक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बात हम भी उसकी बुनियाद पे करेंगे। वफाक में हम कोई ना हम सबऑर्डिनेट हैं, ना हम भीख मांगने वाले हैं, ना हम स्लेव्स हैं, हम उसके वफाक के पार्टनर्स हैं। हम क्या चाहते हैं? हम जब कह रहे हैं सिंध या सूबे या जो भी टर्मिनोलॉजी करें, हम अपनी जोग्राफी, शेयर्ड सोर्स रिवर का है, उसमें इंसाफ के साथ हिस्सा, हमारी डेमोग्राफी एंड राइट टू रूल अलॉन्ग विद डेमोग्राफी, ये हम ठीक है। दुनिया ये जो है ज़बान कम्युनिकेशन की है, लेकिन हमारी हज़ारों साला ज़बान जो 1947 तक, उसके बाद भी, लेकिन 47 तक कहें, 1935 के एक्ट में
इंतज़ामी, अदलिया और तालीम में राइज थी, उसको निकाल के धक्का देने के लिए मुख्तलिफ साजिशें वो सिक्योर हो। हमारी कल्चरल और रिलीजियस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रवादार कदरें जो हज़ारों साल से हम लेकर आ रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़, जागीरदारियत की जो बाक़ियात है जो सोसाइटी में घूमती रहती है, चलती रहती है, या उसको बार बार हमें ग़ुलाम करने के लिए सिंध में भी इस्तेमाल की जाती है, और वो अपनी 150 साल, पौने 200 साल तारीख़, रिटन तारीख़, पहले तो पुरानी नहीं कह रहा हूँ, रिटन इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों की एक अच्छी खूबी थी कि वो जो भी फैसले करते थे तो वो चीज़ें लिख देते थे, तो वो पूरे फैमिलीज़ का या नाम जो हैं उनके भी लिख दिए हैं कि किसने किसने हमसे ये ज़मीनें लीं और मरात लीं और कसम उठाई ताजे बरतानिया की। तो वहाँ से लेकर अब अभी जो कसम उठाते हैं हमारे की पिंडी की, तो वो सिलसिला, तो उससे वो जो जागीरदारियत की बाक़ियात है उसका ख़ात्मा। फेयर शेयर इन फेडरल इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी और बाकी रिसोर्सेस। तो यकीनन तौर पे ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस ये आज का मौजू है, और दूसरा चूँकि अकाउंटेबिलिटी आई है तो वो तो सारा कोर्ट्स के थ्रू है, तो उस पर भी मैं 2-4 जुमले बोलूँगा, लेकिन ओनरशिप पे सिर्फ ये बोलूँ जो मेरा ख्याल है कि शायद मैं सुन रहा था कैसर साहब को, तो उसके कुछ चीज़ें जो मैंने इनसे ही सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें अगर मिलते नहीं हैं तो मैं इनकी सुनता रहता हूँ कहीं ना कहीं से, आपका यूट्यूब से कहीं ना कहीं ये मेरी मुस्तकिल एक है जहाँ से पूरी होती है। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हम तो अभी बचाने की बात करते हैं, जिस तरह कैसे साहब ने कहा कि पानी, हम कह रहे थे कि पाकिस्तान बनने से पहले 2 साल पहले पानी का फैसला हुआ, सिंध पंजाब एग्रीमेंट हुआ, फिर उसको रिव्यू करके आगे आगे यहाँ तक ले आए हैं। लेकिन हम अपना तारीख हक जताएं, लेकिन हम 91 पे आ गए, तो हमने वो बेंचमार्क करके रोका है, लेकिन वो छीनने की हद ख़त्म ही नहीं हो रही। हमने 73 की आइन, हम जब कह रहे हैं हमारी आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स के, ये बुनियादी तस्वर 73 कॉन्स्टिट्यूशन की दुरुस्त नहीं था, फेडरेटिंग यूनिट्स की। वो जब पाकिस्तान बना तो पैरिटी आई, तो हम तो नेशनल असेंबली में पैरिटी, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज और टैक्सेस जो है वो फेडरेशन को चलाने के लिए उसका हिस्सा देना, बाकी तो सारे काम अलग होने थे, तो हम उस पर रुकते हैं। तो अभी वो भी जा रहा है, उसमें क्या चीजें जा रही हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी, वो आज की न्यूज़ जो मैं पढ़ के आया हूँ, ये आज सिर्फ ओहदे बनेंगे, फिर उनके जो पावर्स बनेंगे वो मैं पता नहीं जिंदा रहूँ ना रहूँ, लेकिन आगे देख सकता हूँ 20 साल बाद क्या होगा कि ये क्यों बनाया गया है, इसकी ज़रूरत क्या होती है। क्योंकि जब भी कोई नया ओहदा बनाया जाता है तो उसके कुछ न कुछ इख्तियारात भी बनाए जाते हैं, वो पैटर्न है, माई बाप है या जो भी है, लेकिन कोई ना कोई इसके इख्तियारात आएंगे, तो उनका क्या होगा। तो अदलिया से तो हाथ हो गया है, कहते हैं ना, हाथ हो गया है, और अदलिया से हाथ नहीं हुआ, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों से हाथ हो गया है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट्स जो साहब ने बताई कि पैरेलल कोर्ट आ गई और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को कंफ्यूज किया, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में रिटायर आएंगे, नॉमिनीज आएंगे, और जो कभी कभार जजेस से कोई हम फैसला कभी पंजाब के कभी सिंध के किसी न किसी हाई कोर्ट से ले लेते थे, वो भी चैप्टर ख़त्म हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच बनने के बाद।
और नीचे जो लोगों को, जो अंग्रेज किया सिस्टम बनाया था वो था कॉलोनियल सिस्टम। कॉलोनियल सिस्टम में हमें मैजिस्ट्रेट्स कंट्रोल करते थे। अब वो पाकिस्तान बनने के बाद भी चलता रहा, लेकिन उसकी तरफ वापसी ये है कि लोग कानून के इसके थ्रू हाथ नहीं आ रहे। अब उनको मैजिस्ट्रेट के पावर्स देके और ये ऑफिसर्स, करप्ट ऑफिसर्स, या जैसे कहें जो 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 हुकूमत के ऑर्डर्स लेते हैं, तो फिर वापस कि लोगों को आम तौर पे कंट्रोल किया जाए और वो ही एमपी एमएनएज या लोकल वो कंट्रोल करेंगे, वो हमें किसी ना किसी में चालान कर देंगे ऐसे ही पकड़ के। तो कोर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है, और एक एप्लीकेशन के थ्रू ये फिर वो हुक्मरानी बनेगी जो नहीं बननी चाहिए थी। अब कोर्ट्स पे मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इतना शाहब ने अच्छा बोला है कि मेरा ख्याल है वही हमारा रहनुमा होगा। तो एनएफसी पे हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोहे कलम है। एनएफसी तो 73 के आइन के मुनासिब से जो असेंबली आई है, उन्होंने मुमकिना उसको बेहतर करने के एक फार्मूले में गई है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फेडरेशन का तस्वर हमारे पास ये है कि फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी हो, करेंसी हो, कम्युनिकेशंस हो, दैट्स ऑल। उसको चलाने के लिए बहुत छोटी चाहिए अपनी ब्यूरोक्रेसी चाहिए, सेक्रेटरीज चाहिए। तो ये जो इतने डिपार्टमेंट्स के 20-22 ग्रेड और उससे लेकर एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसको खत्म कौन करेगा? इसको फाइनेंसिस को अगर जब थर पार कर, मैं मुझे याद है, आप 40 साल पहले जो थर पार कर गया होगा, हमारे पहाड़, हमारा रेगिस्तानी इलाका, जब वो उन लोगों का है जो उधर रहते हैं, तब तक, जब तक उधर पसमानदगी है, जब उधर खुशहाली आती है, उधर से दादू के पहाड़ से गैस निकल आए, थरपारकर से कोल निकल आए, तो पार्टनर बन जाता है। तो कोल में 50% पार्टनर वफा को बना दिया है। भाई ये मेरी मिल्कियत थी, किसने कहा कि आपको 50% दे रहे हैं? वही बात 73 कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि मैं एनएफसी तक मेरी हद नहीं है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन में पेट्रोलियम और गैस जो गई है वो प्रोविंसेस की मिल्कियत है, उसमें से टैक्सेस से फफाक चल रहा है या चलेगा। तो वो जो 73 में जो छीना गया था वो वापस कौन करेगा? ये भी हमारा हक है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज फेडरल सिस्टम में आपको देनी पड़ेंगी फेडरेटिंग यूनिट्स को। फेडरेशन जो मुल्क हैं उनको आप देख लें, किसी भी फेडरल सिस्टम को, तो यानी नेचुरल रिसोर्सेज या मुख्तलिफ जो टैक्सेस गए, वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन में चले गए थे, चारों टैक्सेस, जनरल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और कस्टम्स, ये हैं बड़े जिससे हमारा बनता है, एनएफसी बनता है। तो ये चले गए, तो ये कोई आखिरी कोई लोहे कलम तो नहीं है ना। जब बता दिया कि 17 मिनिस्ट्रीज खत्म नहीं कर सकता, ये कौन सा पावर है? तो इसके दो पावर्स हैं, आई एम सॉरी टू से। एक ब्यूरोक्रेटिक पावर है और दूसरा गन पावर है। अब और तीसरा हेजमनी है उस पावर की, और उसमें पंजाब की भी हेजमनी आती है जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आती हैं, क्योंकि इन इदारों में अक्सरियत या ताकतवर जो जिनका नाम मैंने लिया, उनमें जब अक्सरियत वहां की है तो इसीलिए उनका नाम आता है, वरना हमें नाम लेने का कोई शौक नहीं होता कि उनके मफादात जो हैं मुतासर होते हैं। तो वो इतने पावरफुल हैं
कि दे मैनेज, वो मैनेज भी कर लेते हैं और आपने वो मशवरे भी दे दिए होंगे अपनी जिस कमेटी में गए, लेकिन वो 7 डिपार्टमेंट जिस तरह आपने नाम लिया तो वो आप जेम्स का लिया, मैं एक लूँ क्यों, मैं एग्रीकल्चर बेस हूँ मेरा, तो मैं बताऊं, एक है डिपार्टमेंट फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, जो 60 आप बता रहे हैं ना, मैं उनमें से एक आपने नाम ले लिया, दूसरा मैं नाम ले रहा हूं। अभी मैं गया था पिछले महीने, TTAP की मीटिंग थी, तो मैं उसमें एग्रीकल्चर में चला गया, तो उस पर एक बनाई है अभी नेशनल सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्कुल उसी नाम से, एक ही शायरी है जिसमें सिर्फ नाम बदलते जाते हैं और वो डिपार्टमेंट्स बनते जाते हैं, उसमें अकोमोडेट करना है। मैं चला गया ऑफिस में, अथॉरिटी में, मैं सीड सर्टिफिकेशन में गया तो उस अथॉरिटी की कहा गया ऑफिस उस तरफ है, तो मैंने पूछा कि इधर का हेड कौन है, फिर पता चल गया। तो किसी ना किसी की पोस्टिंग करनी है जो बनते हैं और पूरी अथॉरिटीज बनती हैं और एक फिर मैशियत पे एक और बोझ आता है। तो इन चीज़ों से कैसे निकलें, वॉर इकोनॉमी से कैसे निकलें, क्योंकि आए साहब और तो मैंने कहा कि कैसे साहब तकरीर करें, मैं वापस ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने कहा 2 मौजू हो जाएंगे, और इसने भी वो रास्ता दिया कि लोगों की तरफ, और आपने भी दिया कि लोगों की तरफ जाना है। यानी ये हमारे लिए रोजमर्रा का मसला है, कत्ल हो जाते हैं, कत्ल के लिए हमें रोड बंद करनी पड़ती है, FIR नहीं होती, मोरों के केसेस के पड़े हुए हैं, कत्ल हुए हैं, लेकिन उनका कोई FIR तो नहीं हुई, लेकिन वो खुद कि अपने भाई को तुमने मारा है, ये FIRs हैं, और कई 100 लोगों पे केसेस कर दिए हैं। ना सिर्फ इतने किए हैं, लेकिन कई जेलों में बंद है जिनकी मुलाकात बंद है, और जो एक्टिविस्ट थे, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो प्रोटेस्ट में नहीं भी थे मुखालिफ जमातों के, वो भी बंद हैं। मैं उधर प्रोटेस्ट करने गया इन वकला के साथ, तो 2 मुझ पे उसी टाइम पे बनाया, एक ठट्टा में केस, एक जामशोरों में, मैं उस वक्त मोरों में था। तो कौन सी रियासत, कौन सा कानून है, तो बहुत मुश्किल हो रही है कि हमारे जो, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ इधर, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट इज़ रिलेवेंट, हमारी ना दाखिला पॉलिसी दुरुस्त है, ना खारजा पॉलिसी दुरुस्त है, इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह। तो हमारी जो प्लानिंग होती है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और उसमें पैसों वाले लोग भी आ गए हैं, पॉलिटिशियंस भी आ गए हैं, उनकी एक माफियाज बनी हुई हैं जो रूल करती हैं किसी न किसी शक्ल में, और वो जो आपने मुख्तलिफ बताए डिपार्टमेंट्स, वो किसी न किसी वो जहर किसी अच्छे वर्क में डाल के, चांदी के या सोने में डाल के कहते हैं कि CPEC, SIFC, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इतना नाम अच्छा है कि मुझे तो शायरों को बताऊं तो मैं शायरी करना शुरू हो जाऊं, उस पे हो जाऊं, इतना नाम अच्छा। लेकिन जो हमारा शेयर्ड सोर्स है, गवर्नमेंट को, वाटर हमारा शेयर्ड सोर्स है, गवर्नमेंट को उसको पब्लिक बेनिफिट में इसको इस्तेमाल करना है, उसको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के नज़र में और बना दिया। और सिंध के वज़ीर आला ने लाखों एकड़ ज़मीन लिख के दे दी, पंजाब के वज़ीर आला ने लाखों एकड़ दे दी, क्योंकि भाई मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार ये हॉक्स बे का इशू है, आप शायद आपको भी मालूम हो, तो उसने इनको कहा, यानी हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को कहा, ये आप जुल्म कर रहे हैं, लोग वो आपके वोटर हैं। उसने कहा कि बात सुनो, ये मेट्रोपॉलिटन कराची आपने जितवाई है क्या मुझे, हमें तो उसमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, 25 मेंबर इधर उधर करके दिए हैं, तो हमने अगर 6000 एकड़ दे दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये है
सचमुच की उनकी ज़बानें। तो ये सौदागर हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, और वो इस पूरे करोड़ों लोगों को यरगमाल करके रखा है, और लोगों के उसमें से कैसे निकलें, बार बार बात सिर्फ ये आती है, क्योंकि रास्ता तो बता दिया है आप दोनों ने, और मुझे भी यही समझ में आता है। और पहले भी मैंने बताया था, मैंने इस्लामाबाद में भी किससे मशवरा किया, कराची में भी मशवरा किया, तो पानी पे भी यही कहा गया था। तो यही लाइन थी कि अगर लोग निकल पड़े, तो मुझे ये मालूम है कि मैं, क्योंकि पिछले साल काफ़ी तफसीली सिंध में, थोड़ा बहुत पंजाब में घुमा हूँ, मालूम है कि लावा पका हुआ है। सिंध पंजाब में तो पका हुआ है, उधर तो लावे की ज़रूरत नहीं है, उधर तो आग जल रही है दोनों सूबों में, लेकिन इधर लावा पका हुआ है। उसको दबाने के लिए ये पूरी कोर्ट्स, पूरी मैनेज। अभी हमारा 14 को जलसा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हैदराबाद में। मुझे कहा कि इजाज़त दो, इजाज़त के लिए 2 हफ्तों से दी है, तो किसी दोस्त ने कहा इजाज़त नहीं मिलेगी तो कैसे जलसा होगा। मैंने कहा इजाज़त तो नहीं मिलेगी, अगर ये करना है तो हमें पब्लिक मीटिंग अपने प्लॉट पे कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, उसके लिए कोई ताकत का। उसने कहा कि खैर उस दोस्त को छोड़ दूँ, लेकिन यानी बुनियादी हक ये, हम लोगों के पास जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स बुलाते हैं, और मैं ये दुरुस्त समझता हूँ दोस्तों ने जो मशवरा दिया कि ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मुल्की मसाइल हैं। कल हमने नेशनलिस्ट की मीटिंग की है, किस पे? 27th अमेंडमेंट पे। उनका थोड़ा वर्जन इट्स लिटिल डिफरेंट, वो पूरा इकोनॉमी बेस है, और उस पे जो इस्तेसाल है उस पे कुछ बातें मैं कह गया और उस पे होती हैं। तो उन्होंने रिजेक्ट किया, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने रिजेक्ट किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया। तो हमें यही है मसला कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, ये पाकिस्तान में अब उसकी तस्वीर अच्छी नहीं है, और उसके लिए माहौल बनाया गया है। और जब कोई हम पब्लिक के थ्रू नया एक्ट करेंगे तो फिर वो नया एक्ट बनाएंगे कोई अमल करेंगे तो वो नया एक्ट बनाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ से यकीनी तौर पे मुत्तफिक हूँ कि हमें जाना फिर भी पब्लिक में पड़ेगा। एक दो चीज़ें जो मुझे कहनी थी इसके आपके सब्जेक्ट पे थी कि ये जो एनएफसी है, एनएफसी के हजम में ये 4 टैक्सेस तो थे, अभी कहा है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं, ये हम इसको महफूज करने वाले। 2 महीने पहले कैसे हुआ, क्या हुआ था? 1.3 ट्रिलियन या प्लस पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आई। वो क्या है? यानी डिविजिबल पूल से मोर देन 20% निकाल लिया उसका डिविजिबल पूल का जीएसटी पेट्रोलियम निकाल दिया। तो आपने तो 20% तो दे दिया, 20% का डाका पूरे पाकिस्तान की टैक्स की मिल्कियत का इतना बड़ा डाका डाल के आए हो, और कल बेशर्मी से इतने बड़े बड़े सियासतदान जो है लोगों को गलत तस्वीर बता रहे हैं। पहले बता चुके हैं कि गैस डेवलपमेंट सरचार्ज, उस पे तो कैसर साहब बता चुके हैं, उस पे आके बना के और वो सरचार्ज और लेवीज मुख्तलिफ नाम दे के और टैक्सेस के पूल को छोटा कर दिया है। तो आपने डाका डलवा दिया, उस पे इंडोर्स कर दिया, असासे मुल्क के SIFC के नाम पे दे दिए, और टैक्सेस का बड़ा हिस्सा लॉयन को दे दिया, अपना लॉयन शेयर। और अब तो खदशा ये है कि सिक्योरिटी के, मुझे दोस्त ने किसी ने कल कहा, अब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी पैसे लेंगे, क्योंकि मुल्क की जो सिक्योरिटी है उस पर खर्चा चारों सूबों पे डलना चाहिए, कुछ तो प्रोविंसेस शेयर करेंगे ना। मैंने कहा कि अगर देनी है सिक्योरिटी तो फिर हम अमेरिका की तरह प्राइवेट कंपनी को करेंगे फिर वो जो टेंडर उठाए वो चाइना वाले उठाएं, वो इंडिया वाले उठाएं, वो अपना ईरान उठाए या अफगानिस्तान उठाए,
लेकिन जो हमें सिक्योर, क्योंकि ये तो हमें फ्रॉम कश्मीर टू कराची हम इनसिक्योर हैं। आज डाकुओं का सरेंडर हुआ है ना 2 हफ्ते पहले, वो मैनेज्ड एरिया है जहां पे रिवर एंड फॉरेस्ट पे एग्रीकल्चर होना है, और ये सहूलतकार वो जागीरदार हैं जिस पे बात हुई थी, वो सहूलतकार हैं, और वो जो कंपनी आएगी ये उनके कमदार बनेंगे और ये जो मुलाजिम बनेंगे। तो ये तो कॉलोनाइजेशन की एक शक्ल बन रही है कि जो डेवलपमेंट अमन अमान भी किसी साजिश के लिए आएगा, वरना हम हर जगह पे छिन रहे हैं तो कोई उसका हिसाब नहीं करता। कराची हमारा कमर्शियल कैपिटल है, इस पे मैं ख़त्म करूंगा क्योंकि काफ़ी देर हुई है। कराची हमारा कमर्शियल कैपिटल है, सिंध की दारुल हुकूमत है। हमारी जो सोसाइटी डेवलप होती है टाउन की तरफ माइग्रेट करता है, फिर म्यूनसिपल, फिर आके आखिर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पे आके बस करता है। यही है ना। इस पे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे हमने देखे हैं क्या प्रोजेक्ट्स हैं। सुन रहे हैं कई दिनों से K4 प्रोजेक्ट है। भाई पानी सप्लाई है ना, सबको पानी दर पे मिले, ये है। ये कब से चल रहा है, कब तक हुआ है, और ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, और हम टैंकर माफिया के थ्रू पे अभी तक कंट्रोल कर रहे हैं। मैं DH में रहता हूं, मेरे पास पानी टैंकर से आता है, ये मैं बता दूं। तो K4 का ये है, उस पर कितना खर्चा आएगा वो खर्चे का मालूम शायद दूसरों को, इकोनॉमिक्स को हो या जिस दोस्तों को, लेकिन अबाउट 73-75 बिलियन अगर उसको दें तो शायद अभी पूरा हो जाए। अगर 2 साल बाद देंगे तो शायद वो फिर डबल हो जाए। कराची सर्कुलर रेलवे, मैं छोटा हूं, मैं बिल्कुल छोटा हूं, हम रहते थे सोल्जर बाजार, उधर से ट्राम गुजरती थी, तो भी उसमें भी मुझे याद है कोई मुलाजिम मुझे घुमाने लेके गया था, तो वो ट्राम चलती थी। इधर सर्कुलर रेलवे की जापान को दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, ये इशू खत्म ही नहीं होता। ये भी 300 बिलियन का या कितने का एक प्रोजेक्ट सुना था। BRT में कुछ चीजें आई हैं, लेकिन वो सेक्टर पूरा नहीं हो रहा। उधर भी 150 से 200 अरब अगर मिल गए तो कराची का इशू ट्रांसपोर्ट का बेहतर हो सकता है। सीवेज प्लांट जो समंदर पे घूमने, पुराना जो समंदर था, मैं उधर, मैंने कहा कि हम बचपन में जाते थे तो सीव्यू को छोड़ के उस तरफ जाता हूँ, वो तो पानी में, गटर में जैसे पानी पैर थे मेरे। उधर सिर्फ घूमने गया कि बचपन की याद। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे कितना खर्चा होगा, कितना भी हो, जो चल है वो साफ होके सिर्फ समंदर में डलना है। अगर 200-300 अरब खर्च होने तो क्यों नहीं हो रहे। पाकिस्तान सिंध की जो NFC में शेयर है 24 पॉइंट कुछ, अब जरूर उसका 24.5, उससे भले ये जो PDL से कम हुआ है, तो अगर वो कम भी हो जाए, लेकिन पौने 2 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन के करीब ये हमारा बन सकता है, 1.5 से पौने 2। तो अपने दारुल हुकूमत के लिए एक साल में अगर 900 बिलियन दे दिए और इसकी रोड की रिकंडीशनिंग हो जाए, सीवेज ठीक हो जाए, वाटर सप्लाई ठीक हो जाए, हमारा सर्कुलर रेलवे हो जाए, और BRT के ब्लू और ब्राउन जो रास्ते हैं वो ठीक हो जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है। तरजीहात ये नहीं होती। आप 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों को खैरात दे के, और हमारी पूरी नस्ल की, उनकी तो खुददारी बिकी हुई है, लेकिन हमारी औरतों की और मर्दों की भी खुददारी, पूरी जनरेशन की खुददारी बेचने के प्लान्स बनाते हैं। जबकि ये तो मेरा ख्याल है 50% ऑफ जो है इसका NFC का शेयर अगर एक साल लग जाए तो कराची तब्दील हो जाएगा। क्या कहें। तो हम इस पे, मेरा ख्याल है कि बात लंबी होती जाएगी, इस पे मैं ख़त्म करता हूँ कि रास्ते हैं, लोगों के पास जाएंगे, और
यकीनन होता है कि हक की फतेह होती है, वो कुरान में भी है। मैं चीज़ें तारीख से भी लेता हूँ, कुरान से भी चीज़ें लेता हूँ, और अपने इंसानियत के उसूलों की और उसकी बात होती है। तो यकीनी तौर पे तारीख़ में भी, माजी में भी जो भी तब्दीलियाँ आई हुई हैं दुनिया के किसी भी कोने में, वो इस किस्म की स्टेट जहाँ पे माफियाज बन जाएं, वो लैंड माफिया हो, ड्रग माफिया हो, टैंकर माफिया हो, जो भी करें, या पूरी माफियाज बने और पूरे पैसे को कंट्रोल करें, और उसके सियासी निज़ाम में अगर कोई आ जाए तो उसको भी जबर से कंट्रोल करें, इंसाफ के साथ न कंट्रोल करें। तो उसके लिए यकीनी तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बुनियाद पे हम मिनरल्स, रिसोर्सेज, प्रोविंशियल, वो KP हो, बलूचिस्तान, सब जो गिलगित बल्तिस्तान हो, उधर की भी नुमाइंदगी है हमारे यहाँ, उनको सिक्योर करने। किन को सिक्योर करने? जिनका सौदा हमारे प्राइम मिनिस्टर डिब्बा लेके अमेरिका में कर रहे हैं, उनको वापस कराने की बात करें, और अपनी आइन की हुक्मरानी वापस बहाल करें। सियासी कैदी हजारों केसेस में हैं, उनको बाहर निकालें, झूठे केसेस से ख़त्म कराएं। तो ये सारी एजेंडाज है। रूल ऑफ लॉ हो, और जो ये अदलिया के जो कवानीन हैं, इस टाइप के काले कानून को ख़त्म करें। इसके लिए ये नॉर्मल, क्योंकि ये कैंगरू कोर्ट्स तो थी, लेकिन कैंगरू पार्लियामेंट्स के थ्रू जो इनकी बनी हुई हैं, इनके थ्रू नहीं होगा। इसको किसी न किसी शक्ल में सुने कि लोगों की बेदारी से, पुरअमन सियासी जदोजहद से इस पे हमें रास्ता निकालना होगा, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह पिछले साल नॉन स्टॉप 6-8 महीने चलने के बाद एक वेव आई, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और फेयर फ्री इलेक्शंस और ये बोगस इलेक्शन को दफन करना, ये इंशाल्लाह इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और इसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा था, मैं इनके पास बैठा, मैंने शायरी लिखना शुरू कर दी थी। मैं इस पे ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा कि अब मुझे बोलना नहीं, लेकिन अच्छा हुआ बोल गया, मैं कुछ ना कुछ बोल गया। तो इधर हमारा दोस्त है तालपुर साहब, आए हैं क्या? इधर शेर बोला था, मैं उनका नहीं, शायर का मदा हो गया। उसने कहा था कि क्योंकि ये आपको इसमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। एक मरतबा खान गफ्फार खान आए साईं GM सैयद के पास मिलने, जिन्ना अस्पताल में वो एडमिट थे, हम स्टूडेंट थे, खड़े थे। तो कहा कि मैं आपकी तबीयत पूछने आया हूँ। गफ्फार खान व्हील चेयर पे था। तो साईं ने कहा कि आपका शुक्रिया। वो उठ नहीं सकते थे, उन्होंने सलाम किया, तो खामोशी रही कुछ देर। साईं GM सैयद ने उसको कहा कि आप बड़े हैं हमारे, क्योंकि वो उनसे उम्र में, गफ्फार खान बड़े थे, और आप रहनुमाई करें, इनसे जान कैसे छुड़ाएं। गफ्फार खान ने कहा कि नहीं, जान छुड़ाने की नहीं, अभी जो उस वक्त थी 85 या 86, जितने भी साल हुए थे उस वक्त, तो उसने कहा कि जो इतने सालों में जो खाया है वो वापस लेके फिर जान छुड़ाएं। ऐसे नहीं, हिसाब बराबर करना होगा। तो साईं ने कहा, भाई वो पुराना हिसाब हमने छोड़ा, आगे का सीधा करें। तो क्योंकि ये लॉजिक, और हमारे जो इलेक्शनी पॉलिटिक्स करते हैं दोस्त, मेरा काफ़ी से, क्योंकि मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ और लड़ता हूँ, और इंशाल्लाह मुल्क में सियासी तब्दीली के लिए तहरीक बनाने के बाद शफाफ इलेक्शनी निज़ाम में भरपूर हिस्सा लेने का भी इरादा है, और मैंने अभी भी हिस्सा लिया था। लेकिन इसके लिए एक और मिसाल दे देता हूँ। हमारे एक लीडर हैं, GSN के थे लीडर, अब्दुल वाहिद आरी सर। वो मिलने आए साईं से, फौज से आज़ाद होके। तो साईं ने कहा कि उसको कहते थे, पूरा नाम लेते थे, आरी सर नहीं कहते थे, अब्दुल वाहिद कैसे हो?
तो उसने कहा कि साईं मैं ईमान बचा के आया हूं। तो साईं ने इस पे मुतमईन नहीं हुए, उसने कहा इश्क, ईमान तो ठीक है लेकिन इश्क बड़ी मंजिल है। तो इश्क मजनू में काफी नहीं एक लैला, एक शर्त यह भी है कि वादी पुरखार भी हो। तो इस पुरखार रास्तों पे चलने के लिए भरपूर अज़म से लोगों के दर दर पे जाएंगे और इस नाइंसाफ़ी और बेईमानी और हमारे मुल्क में लाकानूनियत और कब्ज़ा छुड़ाएंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी।